नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2018 का प्रथम पाली का जो हमारा पेपर हुआ था, वही जो लीक हो गया था, यानी जिसमें OMR सीट गड़बड़ हो गई थी। तो इसमें इंडायरेक्टली कई चीज़ें हम बताएंगे आपको, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आगामी परीक्षा में। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप परमानेंट वीडियो व्यू करते हैं, देखते हैं, तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं आप तो। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत में मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, बल, तेज और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, और चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और यही उनमें फल भी लगाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है कि किससे रहित राज्य किस काम का। हमने ऊपर ही डबल बार जो है अंडरलाइन किया था कि प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, पहली ही लाइन लिखी गई थी। तो ऐसे इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो लिखा है गद्यांश की प्रथम पंक्ति में ही स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, इसको फटाफट हम लोग देखते हैं, फिर आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो जगत का अर्थ आपको पता ही होगा, संसार। ठीक है, भाव, दुनिया, विश्व। निष्फल का आशय क्या है? निष्फल मीन्स व्यर्थ माना जाए, अधूरा नहीं। निष्फल मतलब व्यर्थ, बिना अर्थ का। अर्थ मीन्स फल होता है। ठीक है, तो ये सही होगा। अधूरा मतलब नहीं, अधूरा मतलब आधा अधूरा। ठीक है, निष्फल मतलब निष्फल, वो अलग ही चीज़ हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? इसको पढ़ोगे तो वैसे ही आप कर पाओगे। जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो आप ऊपर पढ़े रहोगे तो आराम से इजीली आप कर पाओगे इसको, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो आइए अब देखते हैं अपना 5th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन अपना जो है अब क्या हो गया है, ये 5वां क्वेश्चन आ गया है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। दीर्घ स्वर, देखिए दीर्घ स्वर ई है। कौन सा है? ई। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ केवल जो है स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में यही 3 आते हैं। कौन से? जो दीर्घ संधि में यूज होते हैं। वैसे दीर्घ संधि में री भी यूज होता है, लेकिन यही बड़ा आ, बड़ी, बड़ू। तो बड़ा है तो मतलब दीर्घ ही है, बड़ा बड़ा करके बोलते ही हैं यूपी में। और ये छोटा आ, छोटी ई, और यहाँ पर छोटा ऊ रहेगा। ठीक है, ये गलती से लिख गया है, छोटा ऊ रहेगा। उसके बाद ए, आए, ओ, आओ। देखिए ये क्या होता है कि ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए अंतःस्थ व्यंजन, यारा लावा, यही अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो इसको आराम से याद कर लीजिएगा। अंतःस्थ व्यंजन केवल 4 हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन में ये आते हैं। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसको बोलने में जो है शरीर से, यानी मुख से जो हवा निकलती है बोलने में, वो गर्म हो जाती है, रगड़ के हवा निकलती है। सा, 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 हा, हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो हवाएं रगड़ के निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद गा और जा जो है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए अल्प प्राण महाप्राण होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण रहता है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए पहले तो अल्प प्राण है, तो ये मान लीजिए कि आ है तो आगे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एक पूर्ण वर्ण है, फिर आधा वर्ण है, फिर पूर्ण वर्ण है। इसका मतलब एक छोड़ के एक होंगे, तो 1, 3, 5 कहने का मतलब जो है, आप थोड़ा समझिए आराम से, कि आ से है तो पहले आगे से स्टार्ट होता है अल्प वर्ण, अल्प प्राण। ठीक, उसके बाद एक पूरा है, एक आधा है, एक पूरा है, तो इसका मतलब एक एक छोड़ के रहेगा। तो 1, 3, 5 ये होते हैं किसी भी वर्ग के। ये तो आपको पता होगा वर्ग वाला। बाकी चीज़ें अभी डिटेल में देखते हैं। इसी तरह महाप्राण जो होते हैं वो 2 और 4, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो जो है महाप्राण होता है। प्राण मीन्स होता है वायु। ठीक है, इसको अभी देखते हैं ध्यान से। आइए यहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें जो है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण गा वाला होगा। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5 तो का, खा, गा पे आएगा ये। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अभी देखते हैं इसमें ध्यान से, सारी चीज़ें पढ़िए, अभी बताया गया है। गा अल्प प्राण व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और उसे हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है। मतलब खा, घा, ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। मतलब इसको बोलने में हा की ध्वनि आखिरी में निकलती है। जैसे खा बोलोगे आपको लगेगा, जैसे खा आप लिखते कैसे हो, इंग्लिश को आप ध्यान दीजिए तो आप समझ पाएंगे, KH। ठीक है, और उससे जी को गा लिखते हो लेकिन GH लिखते हो, तो हकार वाली ध्वनियाँ निकल, तो इसी को कह रहे हैं। आप थोड़ा सा रिलेट करके समझेंगे, चीज़ें समझ में आएगी। तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है। और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, इतने ही होते हैं अल्प प्राण।
अंतस्थ व्यंजन और पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो ऐसे घोष वर्ण भी आते हैं। घोष वर्ण जो होते हैं इनको सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष। चाहे घोष कहो चाहे सघोष कहो। और अघोष जो होते हैं वो अघोष ही होते हैं। तो इसमें भी आ है तो आगे वाले 1 और 2 ये अघोष होते हैं। ठीक है, आगे वाले 1 व 2 अघोष होते हैं। यहाँ देखिए सघोष घोष सहित है तो 3 4 5 आएगा। अघोष आ से है तो आगे से भी रहेगा अल्प प्राण की तरह, लेकिन ये लगातार रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आधा और पूरा वर्ण है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे। तो आइए इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, डिटेल में यह है कि जा घोष वर्ण है। ठीक है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन उच्चारण से स्वतंत्रियां झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियां, ठीक है, जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ झंकार होगा, वह घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, हमने बताया था क्या 3 4 5 क्या है, ये सघोष हैं या घोष हैं। और सभी स्वर, देखिए स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं, सघोष। ऐसे शब्दों को आप मिला लीजिए, स्वर सघोष होते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता है। ठीक है, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यारा लावा, अंतस्थ व्यंजन भी जो है सघोष में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा और हा भी घोष है, हा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी स्वर तंत्रियां कंपित हो रही हैं, झंकृत हो रही हैं। ठीक, और यारा लावा ये भी सभी जो है सघोष के उदाहरण है। ये सघोष अल्प प्राण में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यारा लावा ये सघोष अल्प प्राण में आते हैं, लेकिन सभी स्वर जो हैं सघोष महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? सघोष महाप्राण सभी स्वर। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में दोनों ओंठ एक दूसरे से टच करते हो उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उ, बड़ा उ और पा वर्ग के पांचों जो है वर्ण आते हैं। ठीक है, इसी को इसमें बताया गया है डिटेल में। उ ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओठों के आसपास से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे उ पा के वर्ग सभी। आ ये कंठ वर्ण है। आप बोलेंगे तो वैसे ई ताला है, जबकि ई बोलते हो तो जीभ तालु में जाकर टच हो जाती है, और आ में कुछ नहीं होता, केवल कंठ से आवाज़ निकलती है। आप इसको अनुभव से सीख सकते हो। ठीक है, अनुभव से थोड़ा सा सीख सकते हो, अभ्यास से। अब 10वां क्वेश्चन है अपना कि निम्न में योग रूढ़ शब्द है। देखिए शब्द जो है रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, ठीक है, रूढ़, यौगिक और एक योग रूढ़ दिया गया है ऊपर। तो रूढ़ शब्द है जैसे पर, ठीक है, पीला, इन्हें और शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता है। और भी है, और मतलब और इनको अलग पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन जैसे जलज है तो इसको तोड़ा जा सकता है, दूध वाला भी तोड़ा जा सकता है। ये दोनों यौगिक तो हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द है ये। लेकिन ये होगा क्या कि ये यौगिक मान लिया जाएगा, लेकिन जलज को यौगिक नहीं योग रूढ़ माना जाएगा, क्योंकि ये अपना सामान्य अर्थ न देकर दूसरा अन्य अर्थ उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है योग रूढ़ का उदाहरण होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। देखिए महाधन उत्सव नहीं होगा, क्योंकि संधि विच्छेद आप करते समय ये भी ध्यान दीजिए कि संधि जो होती है 2 सार्थक जो है शब्दों के मेल से या पदों के मेल से सार्थक होने चाहिए। ठीक है, उनका अर्थ सार्थक हो, ऐसा नहीं कि जैसे आए वैसे ही शब्द हों। ठीक है, तो महाधन उत्सव होता है। ठीक है, और ये गुण संधि का उदाहरण है। देखिए कहीं भी अगर चोटी वाले जो है शब्द मतलब अक्षर मिल जाए, ऊपर चोटी लगी हो, तो गुण ही होता है। कुछ चांसेस होते हैं 90%, कुछ अपवाद भी होते हैं, वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, अब री भी होता है, अब बड़ा आ के बाद री भी आता है। जैसे महाधन ऋषि है, महाधन ऋषि, तो क्या होगा वहाँ पर? महाधन ऋषि में ये री जो है यहाँ ऊपर जाके लग जाएगा, अभी तो पहले नहीं लगा है, फिर महर्षि ऐसे हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, यहाँ भी चुरकी हो गई री का, तो चुरकी ही होता है लगभग। तो आप समझना चाहेंगे तो अपने मन से थोड़ा सोच समझ के समझ पाएंगे। बैलगाड़ी में समास है। देखिए द्वंद्व 2 तो है ही नहीं इसमें, अगर बीच में ऐसे लगा होता तो ये द्वंद्व का उदाहरण हो जाता, लेकिन ये द्विगु भी नहीं है, क्योंकि संख्या समाहार का कोई योग ही नहीं बन रहा है, और अव्ययी भाव है ही नहीं है, अव्यय है नहीं, तो तत्पुरुष ही है। ठीक है, और तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, और द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। इसमें तत्पुरुष समास है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब जैसे बैलगाड़ी लिखा है, तो अब बैलगाड़ी को मतलब इसमें फिर से लिखते हैं। देखिए क्या है कि इसमें बैल प्रधान नहीं है, इसमें उत्तर पद गाड़ी प्रधान है। चाहे आप बैलगाड़ी यहाँ लिख दीजिए, चाहे घोड़ा गाड़ी लिख दीजिए, चाहे गधा गाड़ी लिख दीजिए, चाहे रेलगाड़ी लिख दीजिए, लेकिन महत्व है गाड़ी का, प्रधानता किसकी है? गाड़ी का। तो इसलिए उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है कि आगमन में उपसर्ग है। आगमन में देखिए कौन सा उपसर्ग है? बड़ा आ, आधन गमन। इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग से भी क्वेश्चन आते हैं और प्रत्यय से भी आते हैं, और हर एक जो है प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे रसोई, रसोईया, रसोई धन या,
रसोई हम देखते हैं तो ऐसे लिखा रहता है, तो ऐसे तो लगेगा कि या है, लेकिन इसको याद रखिएगा यहाँ पर या लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा रसोईया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करेंगे फटाफट हम सब कुछ पूरा करवा लें पेपर तक, और ऐसे आप साथ बने रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। निम्न इसमें कौन सा तत्सम है? तत्सम उसके समान, संस्कृत समान, ठीक है। तो क्षेत्र यहाँ पर तत्सम है, संस्कृत समान। भाई गधा का गर्दभ होगा, घर का गृह होगा, और गाय का गो होगा। गो, गौ नहीं होता है, गो होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गाँव में गौ कह देते हैं, लेकिन गौ नहीं, गो होता है संस्कृत में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है निम्न से कौन सा तद्भव? देखिए तत्सव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे शब्द आप पढ़ के जाइएगा। तद्भव जो है जीव है, इसका जिह्वा होता है, क्या होता है? जिह्वा, जिह्वा, ठीक है, ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और बाकी निर्झर का झरना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है। कटोरा, लोटा, ठीक है, और सारी चीज़ें हैं। जूता, खिचड़ी, पगही, पगड़ी, पगड़ी है, डिबिया है, ठीक है, डिबिया, तेंदुआ, ये सारे, तेंदुआ भी देख लीजिए, तेंदुआ भी अपना देशज शब्द है। लोटा, ये सारी चीज़ें देशज हैं, ठीक है। ये शब्द होते हैं, कुछ 50-60 हैं, आप रट लीजिएगा, बार बार रिपीट होते रहते हैं। विदेशी शब्द यहाँ पर देखिए टिकट दिया गया था, इजीली हम लोग कर पाएंगे, टिकट विदेशी शब्द था, तो ऐसे ही देशज, विदेशज, और इनसे क्वेश्चन आता रहता है। निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? देखिए संज्ञा जो है सभा है, हरा यह है गुणवाचक विशेषण है, पतला भी और गहरा भी, सारे विशेषण हैं, ठीक है। लेकिन ये संज्ञा समूहवाचक संज्ञा, जैसे दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सारे समूहवाचक। देखिए संज्ञाओं से भी क्वेश्चन आता है, मैंने पिछले पेपर में भी देखा है, मतलब 2015 का और 2018 का ही, उसमें भी संज्ञा से क्वेश्चन आए हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम से भी आए हैं। सर्वनाम कौन है? ठीक है, रोग, नींद, सफाई, ये सब क्या है? संज्ञा है। सफाई तो विशेषण है, ठीक है। नींद और रोग ये संज्ञा है, नींद भाववाचक, रोग भी भाववाचक ही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारा देखने वाले हैं। देखिए यहाँ बताया गया है सर्वनाम हिंदी में कुल 11 हैं। सर्वनाम हिंदी में कितने हैं? कुल 11 हैं। ऐसे भी पूछे सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ठीक है। सर्वनाम हिंदी में क्या है? 11 हैं। कितने हैं? 11, ठीक। कौन? ठीक है, सर्वनाम हिंदी में 11 हैं, रट लीजिए, पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण, विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, उचित, घबराहट या कठोरता। तो यहाँ पर उचित विशेषण शब्द है, उचित शब्द विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे विशेषण से भी क्वेश्चन आता है, तो विशेषण भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें खुद कार्य नहीं किया जाता, किसी से कराया जाता है, जैसे गिराना, चमकना, देना, उठाना। जैसे देना का दिलवाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, चमकना का चमकाना हो जाएगा, उठना का उठाना हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उठवाना, उठाना नहीं, उठाना तो हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया उठवाना होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे, इसमें प्रेरणा दी जाती है, ठीक है। करवाना, जैसे करना नहीं, करवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें अव्यय है, अव्यय जो कभी व्यय ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन भी ठीक अव्यय माना गया है, प्रश्नगत विकल्पों में ठीक अव्यय है। ऐसे क्रिया विशेषण, कौन से विशेषण? क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, तो ये अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण जितने भी होते हैं, जो मूल क्रिया विशेषण होते हैं, वो अव्यय होते हैं, ठीक। पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का जो है वो विहग पर्यायवाची है, क्या है? विहग, ठीक है। मीन मछली का है। भूधर क्या होता है? नाग का भी होता है, राजा का भी होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ पाएंगे। और वृंद जो है समूह का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे पक्षी का और पर्यायवाची है खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, ठीक है। भूधर पर्वत और मीन मछली का पर्यायवाची है। देखिए भूधर पर्वत का तो होता ही है, राजा का भी होता है, ठीक है, भूपति, भूधर। और उसके बाद नाग का भी होता है। आपने पढ़ा होगा कि नाग को पृथ्वी ने जो है अपने फन पर रखा था, इसलिए उसको भी भूधर माना जाता है। जटिल का विलोम होगा जटिल। जटिल है कि सरल है? सरल है, तो विलोम भी आएगा, ठीक है, ठीक है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है दे, ठीक है। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दे, ठीक। और अगला प्रश्न है हमारा, जो पीने योग्य है पे, ठीक है। जो देने योग्य है दे, जो गाने योग्य है गे, ठीक है। तो ऐसे है दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दिन का दिन होता है, दीन का दिवस होता है, ठीक। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? जैसे अंबर हो गया, अंबर के अनेक अर्थ हो जाएंगे। जैसे वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ, कपास भी होता है, ठीक है। कपास और वस्त्र होता है तो कपास भी होगा अंबर का, वस्त्र, कपास से ही वस्त्र बनता है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए प्राण भी गलत है, पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, ठीक है। उसके बाद परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण होता है, ठीक है, राप बड़ी मात्रा रहेगा। उसके बाद परीक्षा सही शब्द है, ठीक है। तो शब्द शुद्धि से भी क्वेश्चन आते हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि कुछ शब्द शुद्धि हैं वो मैं देने वाला हूँ बहुत जल्द। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध जो शुद्ध ना हो वर्तनी की दृष्टि से। देखिए
प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। प्रमाण बनता कैसे है, प्रमाण धन इक से, प्रमाण धन इक से बनता है। तो जब इक लग जाता है तो यहाँ आ जो है वो फालतू कर देता है। इसे आप जो है जब प्रत्यय का नियम पढ़ोगे तो वहाँ समझ पाओगे, ठीक है। प्रामाणिक होता है कोई चीज़, प्रामाणिक नहीं होता है। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण पर होता है, में होता है, में जैसे घर में, ठीक है, डाल पर। तो इसी तरीके से हम पूरा जो है अभी फटाफट समझने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग, तो देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के मैंने बताया था। आप एक वाक्य गढ़ लीजिए, क्या गढ़ लीजिए? वाक्य। क्षमा करना चाहिए या क्षमा करनी चाहिए? क्षेत्र होता है, यानी क्षेत्र होता या होती है, घटना होती है ना, रीति रिवाज होता है, ठीक है। और क्षेत्र क्षमा करनी चाहिए, क्षमा करना नहीं चाहिए, क्षमा होती है, ठीक है। घटना होती है, रीति रिवाज होती है, रीति होती है, रिवाज होता है, ठीक है। रिवाज पुल्लिंग है लेकिन रीत स्त्रीलिंग है, और क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, क्षेत्र होता है। तो ऐसे वाक्य गढ़ के भी आप समझ सकते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ से भी देख लीजिए, दुख होती तो है नहीं, दुख होता है, तो दुख पुल्लिंग हो गया। गरिमा होती है कि होता है? गरिमा क्या होता है? होती है। गरिमा, मैं अपनी गरिमा नहीं खोना चाहता हूँ, तो गरिमा होती है, गरिमा होता नहीं है। स्पर्श होता है, आपका स्पर्श अच्छा लगा, आपका स्पर्श अच्छी लगी नहीं, अच्छा लगा। लेख सुंदर था, लेख सुंदर थी नहीं, लेख सुंदर था। तो ऐसे अगर आप गढ़ पाओगे सही जो है वाक्य, तो आराम से आप पहचान पाओगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसका सदैव बहुवचन में होता है, तो ये दर्शन है, ठीक है। दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओंठ, ठीक है। दाम बढ़ गए, आंसू बह गए, प्राण निकल गए, लोग मर गए, दर्शन हो गए, ठीक है। प्राण दर्शन, होश, हस्ताक्षर, होश उड़ गए, हस्ताक्षर कर दिए गए, ये सब है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। निम्न में भूतकाल का उदाहरण, भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? राम घर गया था, आराम से आप कर पाएंगे। भूतकाल का उदाहरण देखिए, शब्दों के काल से भी क्वेश्चन आता है, पिछले वीडियो में आपने देखा था, वहाँ पर पूछा गया था पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। निम्न में भाववाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, यही भाववाच्य है, ठीक है। भाववाच्य, मोहन से बैठा नहीं जाता। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, इसको समझ लेंगे एक दिन। मोहन से बैठा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, भाववाच्य कहलाता है, ठीक है। वाक्य में भाववाच्य है, इसमें मोहन से बैठा नहीं जाता। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, भाववाच्य कहलाता है, ठीक है। इसको हम समझाएंगे एक नया वीडियो बना के आपके लिए। तो निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये मिश्र वाक्य जो होते हैं, एक तो पूर्ण वाक्य होगा, स्वतंत्र वाक्य होगा, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो ये तो हो गया साधारण। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी साधारण वाक्य हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो होगा वो यहाँ ऊपर है, आइए देख लेते हैं। और ये है, राम वह पुस्तक राम की है, ये भी साधारण वाक्य है। लेकिन अगला है कि सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो देखिए सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, क्योंकि जब तक सवेरा नहीं हुआ तब तक ये काम नहीं होगा। तो एक जो है दूसरे पर आश्रित होता है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बन ही जाता है, हर चैप्टर में, हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिला है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, वाक्य मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यप, तथा आदि से जुड़े हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना इन सारे शब्दों को। बाकी जो संयुक्त वाक्य होते हैं तो दोनों अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो उनको तो समझ ही पाओगे आप। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो भाई कौन कहता है मैंने विद्यालय जाना है? सभी कहते हैं कि हमें विद्यालय जाना है, जब कई लोग होते हैं साथ में, लेकिन अकेले होते हैं तो कहते हैं मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। तो ये मैंने नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न आता है, पिछले भी मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा था, इसमें भी है। तो ये सारे जो चैप्टर हैं और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसको ढंग से देख के जाना। प्रश्न चिन्ह तो पता ही है आपको, ये पूर्ण विराम है और ये जो है अर्ध विराम है ये, ठीक है। और ये जो है आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और अल्प विराम जो होता है ये होता है, ठीक। अर्ध विराम अल्प विराम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसको आप देख लीजिएगा। अल्प विराम जो होता है वो कॉमा जो होता है वो अल्प विराम होता है, और ये जो बूंदी रख के फिर एक ऐसे होता है, देख पा रहे हैं, अर्ध विराम है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आसमान फट जाना, आसमान फट जाना मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना, आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना। और बहुत शोर करना मतलब आसमान सर पर उठा लेना, बहुत शोर करना, ठीक। तो देखते हैं अगला, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है कि पैरों पर खड़ा होना। देखिए यहाँ पर अर्थ दे दिया गया है, मुहावरा पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, और मुहावरे से भी कन्फर्म क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं करवाऊंगा, ठीक है, फटाफट रोज़ 2 वीडियो 3 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जितना पढ़ोगे
उसी हिसाब से नंबर मिलेगा। तो मेहनत से पढ़ो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कर्म करो फिर भी फल नहीं मिलता है, लेकिन घबराना नहीं है। लाभ ही लाभ, 5 उंगलियाँ घी में, ठीक है, 5 उंगलियाँ घी में। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहा जाता है? मूल पाठ का व्याख्या के साथ व्याख्या अनुवाद कहा जाता है। ये आपका एक चैप्टर है पत्र लेखन और ऐसे करके है, उसमें से ये है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्या अनुवाद कहलाता है। स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है, ठीक है। और मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद भावानुवाद कहलाता है। मूल पाठ में जो भाव हो उसी भाव का अनुवाद कर दो, भावानुवाद हो जाएगा। और मूल पाठ के प्रत्येक शब्द का उस दूसरी भाषा के प्रत्येक शब्द से अनुवाद कर दो तो शब्दानुवाद हो जाता है। और मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कर दो तो व्याख्या अनुवाद हो जाता है। मूल पाठ के अन्य भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना सारानुवाद कहलाता है, ठीक है। सार, उसका संक्षेपीकरण, सार निकालो और उसका अनुवाद करो, सारानुवाद कहलाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ उसमें आते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? देखिए, ब्रज जो हिंदी की पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आता है। ब्रज वैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पड़ता भी है। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषा है ब्रज, कन्नौजी जो कन्नौज में है, बुंदेली बुंदेलखंड में आता है, और खड़ी बोली जो मेरठ वगैरह में, बाकी राजस्थानी, तो ये पश्चिमी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में शामिल भाषाएं हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अपना अवध और बघेली छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है, और बिहार ये किस में आते हैं? पूर्वी हिंदी में। देखिए, बिहार, छत्तीसगढ़ और बघेली और अवधी। देखिए, बिहारी भाषा ये झारखंड में भी बोली जाती है, तो झारखंड वगैरह सब आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमेंडमेंट के लिए सभी सटीक हिंदी अनुवाद। अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1942 में, ठीक है। तो अमेंडमेंट मीन्स संशोधन होता है। तो ऐसे कुछ शब्दावलियाँ आएंगी, तो इनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार रिपीट होती रहती हैं, कुछ 100-200 हैं बस। सूरसागर के रचयिता, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, बात खत्म। इनकी 3 रचनाएं हैं, बस इतनी ही। सूरसागर, सूरसारावरी और साहित्य लहरी। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल का कवि कौन है? बिहारी सतसई बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, ठीक। सूर्यकांत और जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, और एक है महादेवी वर्मा जी। ये कहाँ हैं? छायावादी के हैं। कहाँ के हैं? छायावादी के, ठीक है। उसने कहा था, किसने कहा था? किसने कहा था भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। इनकी और रचनाएं हैं घंटाघर, धर्मपरायण वृक्ष, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हीरा, ठीक है, हीरे का हीरा। और 50 नंबर का क्वेश्चन है, उर्वशी किसका काव्य है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रश्मरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। तो ये भी क्वेश्चन जो है कृतियाँ और लेखक से आते हैं। तो ये हुआ अपना 50 क्वेश्चन हिंदी का। जीके का हम किसी अन्य वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाइएगा, थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाएगी तो हम और सारी वीडियो फटाफट अपलोड करेंगे, हमको भी थोड़ा उत्साह महसूस होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।